आप देख रहे हैं देश का सवाल। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। वेंस ने साफ किया कि ईरान को अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन सभी रेड लाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया है जो एक समझौते के लिए जरूरी है। बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो परमाणु कार्यक्रम और अन्य चिंताओं पर रीजनेबल यानी तर्क संगत नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने बीते साल जून 2025 में हुए B-2 बॉम्बर हमले की याद दिलाते हुए कहा कि ईरान को समझौता न करने के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। वॉशिंगटन का मुख्य फोकस यह है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न बना पाए। इन सब के बीच ईरान ने होर्मुज की ओर मिसाइलें दागने का अभ्यास शुरू कर दिया है। क्या यह अमेरिका के लिए चेतावनी है? ईरान अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कतई नहीं बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे प्रोग्राम। जीत का नाटक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से डर भी रहे हैं और दोनों की शर्तें ऐसी हैं कि जो ब्रिज हो ही नहीं सकती, जैसे नदी के दो किनारे। यानी कि अगर किसी तरह से ईरान मान भी जाता है कि मैं परमाणु कार्यक्रम के मैं बदलाव करूंगा तो फिर वो अपनी मिसाइल को तो ध्वस्त करने के लिए, लिमिट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं जो मेरे प्रॉक्सीज हैं उनको मदद नहीं करूंगा। इसके लिए भी तैयार नहीं है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा। यानी कि उसने तो 14 लोगों को ऑलरेडी मौत की सजा सुना दी है। ऐसे में ये बातचीत सिर्फ दिखावा है। दोनों अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। अब ईरान के साथ तो तालिबान भी आ गया है, रूस चाइना पहले से थे और अमेरिका ने भी अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड भेज दिया है जो अभी 3-4 रोज में पहुंचने वाला है। यानी लगता तो ये है कि इन दोनों में लड़ाई होगी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को बनाने का एक नया ऑर्डर दिया है और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में ईरान के विरुद्ध किसी भी बड़े मिलिट्री एक्शन में कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले जून 2025 में ईरान के 3 नाभिकीय ठिकानों को इन्हीं GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से तबाह कर दिया था और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के विरुद्ध बड़ी मिलिट्री कार्रवाई को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिक्कतें हो सकती हैं ईरान अमेरिका के बीच, लेकिन देश का सवाल भी जानना जरूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 1, जिनेवा बातचीत फेल होने के बाद क्या अब जय तंग समझा जाए कि अब जंग होने वाली है? सवाल नंबर 2, ईरान ने मिसाइल टेस्ट फायर करके क्या यूएस को डराने की कोशिश की है? यह सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3, देश के सवाल का, क्या यूएस ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहने देगा? जिनेवा की बातचीत फेल होने के बाद क्या होगा? सवाल नंबर 4, क्या कारोबारी डील ईरान को इस जंग से बचा लेगी? क्या पैसे का खेल बचा लेगा ईरान को? सवाल नंबर 5, खामनेई ने वॉरशिप डुबोने की धमकी क्यों अमेरिका को दी है? एक तरफ बातचीत चल रही है, एक तरफ जंग की जो तैयारी भी देखने को मिल रही है। तो ये 5 सवाल हैं जिन पर हम सवाल करेंगे अगले घंटे लगातार अपने एक्सपर्ट पैनल से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का दुनिया को सीधा अल्टीमेटम आया है। ईरान ने क्या कुछ कहा है, ब्रेकिंग के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, ईरान ने कहा कि खत्म हो जाने चाहिए दुनिया भर के परमाणु हथियार। ईरान ने यह भी कहा कि एटॉमिक बम से दुनिया की तबाही को खतरा है, यानी दुनिया तबाह हो सकती है। एटॉमिक बम से पूरी दुनिया को खतरा है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द परमाणु हथियारों की गिनती होनी चाहिए, इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। जिनेवा में ईरान ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के देशों के पास परमाणु हथियार है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे आप पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया से परमाणु बम खत्म कर दीजिए, दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन स्पीच ग्राफिक्स के जरिए आज आपको बताने जा रहे हैं कि वॉर की अपडेट क्या है, कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपने मिसाइल टेस्ट फायर करने पड़े। ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान भी ईरान को धमकी दी है। जी हां, ईरान का मिसाइल टेस्ट फायर क्यों हुआ है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, समझिए। टेस्ट फायर 1, कौन सी मिसाइल टेस्ट फायर की बता दें आपको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे ICBM कहते हैं, उसका टेस्ट सोमवार हुआ और मंगलवार भी हुआ। टेस्ट फायर 2 किस मिसाइल का हुआ है? कासिम बसीर। यह शॉर्ट रेंज की एक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल
किया है ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में, और ये प्रेशर बनाने की एक पॉलिटिक्स है, एक वॉर टैक्टिक्स है। मिसाइल नंबर 2 आपको बता दिया। मिसाइल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी जो मिसाइल टेस्ट फायर हुई थी वो मिसाइल कौन सी थी। जी हां, गदर 380 मिसाइल, ये एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। इसका इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया, ईरान ने किया है अमेरिका को डराने के लिए। चौथी मिसाइल जिसका टेस्ट फायर किया ईरान ने, उसका नाम है शहाब। एक ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और बहुत कारगर मानी जाती है जमीन से हवा, जमीन से पानी के वॉर के दौरान। टेस्ट फायर मिसाइल नंबर 5, जो 5वीं मिसाइल जो ईरान ने टेस्ट फायर की, उसका नाम है क़ियाम 1। ये मिसाइल बहुत खतरनाक है और इसे जमीन से पानी पर, जमीन से हवा में मारा जा सकता है। इसके बाद अगली जो 6वीं मिसाइल है जिसे टेस्ट फायर किया है, उसका नाम है सेजल। ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। 7वीं मिसाइल जिसका टेस्ट ईरान ने किया है वो है फतेह 110, जिसका टेस्ट फायर कल होर्मुज की खाड़ी में जल डमरू मंथन में ईरान ने किया। तो बातचीत जिनेवा में चल रही है, डील की बात चल रही है, कारोबार की डील की बात चल रही है, लेकिन देखिए टेस्ट फायर भी हो रहे हैं। अगर अमेरिका खाड़ी के देश में अपनी जो मौजूदगी बढ़ा रहा है, अपनी सैन्य जो शक्ति को बढ़ा रहा है, तो ईरान भी लगातार टेस्ट फायर कर। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। अब आपको बताते हैं कि खामनेई आखिरकार ट्रंप से चाहते क्या है। क्या दिक्कत है भाई कि आप बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन धमकियां भी लगातार आप दे रहे हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि ट्रंप आखिरकार ईरान से चाहते क्या है, और अगर ये ईरान बातें नहीं मानता तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, वो चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर डुबोने वाला जो हथियार है वो ईरान के पास है। ये चेतावनी देखिए खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी है। चेतावनी नंबर 2 जो उन्होंने दी है, ईरान के पास वॉरशिप है, समुद्र की गहराई में भेजने वाले हथियार हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं कि आप डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी हां, चेतावनी नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो आपको बताएंगे। यूएस गेराल्ड को लेकर खामनेई नाराज है, उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि आप बार बार अपनी सैन्य कार्रवाई को और मजबूत क्यों करते जा रहे हैं, क्यों वॉरशिप बढ़ती जा रही है, तो हम भी कमजोर नहीं है। चेतावनी नंबर 4 जो खामनेई ने अमेरिका को जारी की है, डील नहीं होने पर गंभीर नतीजों के लिए अमेरिका तैयार है। यानी अब तक अमेरिका धमका रहा था ईरान को, अब खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है। चेतावनी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। जी हां, डील नहीं होने पर गंभीर नतीजों की बात तो उन्होंने कही। 5वीं चेतावनी जारी की है कि अमेरिका की शर्तें मानने के लिए ईरान मजबूर नहीं है। यानी आप ईरान को धमका नहीं सकते, आप ईरान को चमकाइए मत, धमकाइए मत, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार अब वहां पर क्या मामला चला। यूएस ईरान पर क्या हमला करेगा, यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए वॉर प्रेप लगातार अमेरिका कर रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट के फौजी अड्डों पर अब जो मैन पावर है उसकी संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। ये ग्राफिक्स आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा वॉर प्रेप 2 आपको बताएं, मिडिल ईस्ट के अलावा फाइटर जेट के जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी इजाफा अमेरिका ने किया है, लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है, और ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं वॉर की तैयारियां चल रही है। वॉर प्रेप 3 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से B-2 बॉम्बर की अहम इलाकों में प्लेसिंग की गई है। अगला वॉर प्रेप क्या है जो अमेरिका कर रहा है, ईरान के करीब अमेरिका के 3 वॉरशिप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और भी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। वॉर प्रेप नंबर 5 क्या है, थार्ड डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया गया है, वहां पर भी अमेरिका ने थार्ड को डिप्लॉय कर दिया, यानी तैयारी पूरी मुकम्मल तरीके से चल रही है। वॉर प्रेप नंबर 6 क्या है, थंडरबोल्ट फाइटर जेट को भी खाड़ी में तैनात किया गया है, इसे लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। वॉर प्रेप नंबर 7 क्या है, बड़ी नेवी फ्लीट भी ईरान के पास एक्टिव हो गई है, यानी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अमेरिका भी तैयार है, नेवी फ्लीट को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, B-2 बॉम्बर डिप्लॉय हो गए हैं, 3 वॉरशिप पहुंच चुकी है, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर वहां पर पहुंच चुके हैं, और यह बताता है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता अख्तियार तो कर रहा है लेकिन तैयारी भी जंग के लिए। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान से ट्रंप साहब चाहते क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या डिमांड है उनकी, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, डिमांड नंबर 1 आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो ट्रंप साहब है जानबूझकर दबाव बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से। अब वो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तुरंत बंद होना चाहिए, ये डिमांड नंबर 1 है ट्रंप की। ट्रंप ये कह रहे हैं भाई ये तुरंत बंद करिए, परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए आपके देश में, इसे लेकर भी अमेरिका बहुत सख्त है। डिमांड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, कोई मिसाइल, कोई बड़ा हथियार आपके पास नहीं मिलना चाहिए। ये लगातार डिमांड जो अमेरिका की ओर से की गई, जिनेवा टॉक्स में भी इस बात को शामिल किया गया। डिमांड नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप को होने वाली फंडिंग है वो भी बंद होनी चाहिए। प्रॉक्सी ग्रुप को फंडिंग बंद करिए, जैसे हूती है, हिजबुल्लाह हैं, इनको भी जो पैसे दे रहा है ईरान वो बंद होना चाहिए। डिमांड नंबर 5 आपके स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं कि ट्रंप ने जो रखी है वहां पर
इसकी रेड लाइन क्रॉस होने से पहले बातचीत जरूर होनी चाहिए। खामनेई को जल्द सत्ता से हटना होगा, यह पांचवी सबसे बड़ी शर्त है जो अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है खामनेई पर, ईरान के ऊपर कि सत्ता से खामनेई को हटाइए तभी देश का भला हो पाएगा, लेकिन वो इस पर अड़े हुए हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कितना अहम हो गया है, कितना अहम है ईरान का भविष्य क्रूड के लिए, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए आपको बताने जा रहे हैं। फैक्ट बाय फैक्ट आपको बताऊंगा मैं, ताकि आप ये डिटेल समझ सके। समझिए, फैक्ट नंबर 1 क्या है। ईरान में जंग शुरू हुई तो क्रूड मार्केट में हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि का सरप्लस मूव करता है वो ईरान के जल डबरू बद्दे से होता है। फैक्ट नंबर 2 क्या है। वेनेजुएला में मादुरो को हटाने के बाद ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वेनेजुएला में इतना बड़े पैमाने पर ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, ईरान को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो क्रूड की सप्लाई उस रास्ते से होती है। जंग होगी तो मिडिल ईस्ट से जो क्रूड सप्लाई पूरी दुनिया भर में हो रही है उस पर असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 आपको बता दें, ईरान में वेनेजुएला के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, इसलिए वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसका असर पूरी दुनिया में भले ना पड़ा हो, लेकिन ईरान में कुछ हुआ तो असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5 क्या है। दुनिया की कुल तेल मांग का लगभग 4% हिस्सा ईरान से आता है, ईरान से सप्लाई होता है, इसलिए क्रूड की प्राइसेस हाइक होंगी, उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, वेनेजुएला सिर्फ 1% प्रोडक्शन करता है, इसलिए वहां पर दिक्कतें नहीं है। इसके अलावा फैक्ट नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से ईरान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। ईरान रोजाना लगभग 20 लाख बैरल निर्यात करता है, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड है, और अगर इसकी सप्लाई रुकती है तो असर जरूर पड़ेगा। वेनेजुएला सिर्फ 3,50,000 बैरल सप्लाई करता है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाकी मुल्क भी इतना कर ही रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, आपने 7 देखा, 8 देखा, 3.5 लाख बैरल वेनेजुएला करता है। फैक्ट नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, ईरान का उत्पादन बंद होने पर दुनिया भर में असर पड़ेगा, और इसकी वजह से दुनिया भर के जो मुल्क हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे एशिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो ईरान से फ्यूल खरीदते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा फैक्ट नंबर 9 आपको बता दिया, उत्पादन बंद होने पर दुनिया भर में असर पड़ेगा। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से अब जो ईरान आमादा है अपने टेस्ट फायर को लेकर, अब क्यों वो टेस्ट फायर लगातार बहुत खतरनाक है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात को जो टेस्ट फायर ईरान ने किए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टेस्ट फायर कल रात को 7-8 मिसाइलों का टेस्ट फायर सोमवार को हुआ था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक नॉर्मल शॉट्स भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से, ये तो एनिमेशन शॉट्स हैं उनके प्रोपल्शन के, उनके कंबस्शन के, आपको जनरल शॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मिसाइल्स आप देख रहे हैं कल इनका टेस्ट फायर किया है ईरान ने, बड़े पैमाने पर जो टेस्ट फायर हुए हैं, और उनकी वजह यह है कि ये जो टेस्ट फायर हुए हैं ये सारे टेस्ट फायर जल डमरू मध्य में होर्मुज की खाड़ी में हुए हैं, फारस की खाड़ी में हुए हैं, और ये टेस्ट फायर बताते हैं कि किस तरीके से जो ईरान है अब अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी कर रहा है। भले वो बातचीत के दौर में है, भले वो बातचीत के ऑप्शन को ऑन रखे हुए, लेकिन तैयारी वो लगातार कर रहा है। अब देव एक शॉट्स और मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पर दिखाएं, वो देखिए, वो शॉट्स भी आपको देखने चाहिए कि किस तरीके से वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, जो रियल शॉट्स हैं, एनिमेटेड शॉट्स तो हमने आपको दिखा दी, एआई शॉट्स थे जो ईरान ने जारी किए, आपको जनरल शॉट्स दिखाते हैं, रियल शॉट्स दिखाते हैं कि वहां पर कैसे तैयारियां चल रही हैं, वो तस्वीरें में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेस्ट फायर की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये टेस्ट फायर कल परसों 2 दिन के टेस्ट फायर हैं। ये देखिए, ये तमाम जो ईरानियन मिसाइल्स इसका टेस्ट फायर किया गया है, कुल 7-8 मिसाइल्स थी जिनको टेस्ट फायर करने के बाद एक मैसेज दे रहा है ईरान कि हम तैयारियां करें। ये देखिए, ये डेक से जो भी रॉकेट फायर हुआ, ये ईरानियन जो वहां पर एक छोटी सी फ्रिगेट से वहां से फायर हुआ है, और ये देखिए, ये जो मिसाइल्स हैं ये जमीन से हवा में, जमीन से पानी में मार कर सकती हैं। इन तमाम मिसाइलों का टेस्ट फायर ईरान ने किया है। आप समझिए कि ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका अगर धमका रहा है, डरा रहा है ईरान को, तो ईरान भी मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरा हुआ है, वो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि हमारी संप्रभुता को ठेस मत पहुंचाइए, हमारी सोवरेनिटी को क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान जंग की तैयारी में बिल्कुल मुफ्तला है, और आने वाले वक्त में अगर हालात ऐसे बनते हैं, अमेरिका की जबरन जो शर्तें अगर ईरान नहीं मानता, तो ये कंफर्म है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और ऐसा होता है तो ईरान भी मुकम्मल तरीके से तैयार है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार उनसे चर्चा करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो तस्वीर बनती है अब दिख रही है, क्योंकि जिनेवा टॉक्स में कुछ खास निकलकर नहीं आया, वो भी आपको एक पिक्चर समझ में आ गई है। साथ ही साथ दूसरे राउंड में जेडी वेंस ने साफ साफ कह दिया है कि एक थिन रेड लाइन है, अगर उसको क्रॉस कर दिया ईरान ने तो हम कार्रवाई करेंगे। आप जंगी तैयारा देख ही रहे हैं, 3 वॉरशिप वहां पहुंच गए, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर वहां पर है, B-2 बॉम्बर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को एक्स्ट्रा भेजा गया है। थंडरबोल्ट की बात करें, फाइटर जेट ईगल की बात करें, B-2 बॉम्बर की, स्प्लिट बॉम्बर की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो तैयारियां ये बताती हैं कि अमेरिका बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, सुशील
सिंघल साहब मेरे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयर कमांडर एन.के. मेहता मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु जोशी जी मेरे साथ हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ हैं, यूएस एनालिस्ट हैं और अमेरिका से जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इंडिया न्यूज़ पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मेहता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह की तैयारियां हैं, कल टेस्ट फायर बहुत सारा ईरान ने किया, कल रात को होर्मुज के फारस की खाड़ी में और जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। इसके बाद अमेरिका भी धमका रहा है, जिनेवा में बातचीत का कोई खास रिजल्ट आया नहीं है। अब डील को लेकर शर्तें रखी जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इधर अमेरिका भी धमका रहा है और ईरान भी लगातार उस धमकी का अपने सलीके और तरीके से जवाब भी दे रहा है। आपका रिएक्शन क्या है सर, अभी जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब थर्ड राउंड ऑफ जो टॉक्स है उसके फेल होने के बाद अब अमेरिका मोबिलाइजेशन नहीं कर रहा, अब वो युद्ध की तैयारी लग गया है, युद्ध तैयारी पे लग गया है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट, स्टेल्थ F-35 मिसाइल बैटरीज सब मूव कर दी हैं। दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी, ये तीसरा पहुंचने वाला 2 दिन का। और ये जो ईरान ने टेस्ट किए हैं, वो टेस्ट करके अपने आप को एक्सपोज करा, बता दिया उसके खजाने में क्या पड़ा हुआ है। अमेरिका ने एयर डिफेंस को जो जिसकी बात कर रहा था कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा, एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की ताकत क्षमता रखता है या अमेरिका के एयर बेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसी को कवर अप करने के लिए अमेरिका ने अपना एंटी एयर डिफेंस को करने वाले तैयार कर लिए हैं। अब सबसे पहले उसका ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेगा, टोटल न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद वो उसके स्पेसिफिक टारगेट्स को करेगा जहां जहां से वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वहां पे अटैक करके ईरान को खत्म करेगा। और ये युद्ध जैसे वो तैयारी वो कर रहा है कुछ महीनों की, लेकिन मेरे को नहीं लगता है 5 से 10 दिन से ज्यादा ये युद्ध चलेगा। अमेरिका पूरी जितनी क्षमता से अमेरिका पहुंचा है, इससे युद्ध ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अमेरिका ने बहुत जल्दी इससे ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा। इसके साथ ही अमेरिका सिर्फ डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा, जो CIA ने और उसके जो अपने अमेरिका के एजेंट्स हैं, और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में जैसे उसने खुमैनी को खत्म करने के लिए उसके ऑलरेडी CIA वाले अमेरिका में हैं, ताकि युद्ध के साथ चलते चलते खुमैनी को खत्म किया जा सके। जो मेन पर्पस है, जो सरकार की चेंज होना, वो सरकार को चेंज करने में कामयाब होगा, खुमैनी को खत्म करना वो उसमें कामयाब होगा। वो बैकग्राउंड में वो भी चल रहा है, वो भी चलेगा और उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। राइट सर, ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। अंशु मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे पहले कि मैं रवि जी के पास जाऊँ। अभी जब हम लोग लास्ट डिबेट कर रहे थे मैम, तो आपने बहुत सारे फैक्ट फिगर्स बताए ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में। अब ये जो बातचीत का दौर था, मैंने एक सवाल उस वक्त पूछा था, आपको याद होगा अंशु मैम, मैंने पूछा था कि क्या अमेरिका टाइम बाय कर रहा है ईरान के साथ बातचीत करके, उनको लग रहा है कि चलो जल्दी जल्दी समय बीते और हम वॉर प्रेप कर रहे हैं अपनी। आज जो डेटा और फैक्ट फिगर्स में लेके आऊँ, उससे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि अमेरिका मूर्ख बना रहा है ईरान को, उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये इजराइल अमेरिका तय कर चुके हैं और ये डिप्लॉयमेंट इतना हैवीली हो रहा है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेहता साहब भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वॉरशिप्स तीनों पहुंचने वाली हैं, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हैं, B-2 बॉम्बर स्प्रेड, इसके अलावा GPU जो बम बस्टर्स बम है उनका भी ऑर्डर बोइंग को कर दिया गया है। तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम बाई करने का अमेरिका का तरीका था और ये मारने वाले तो जरूर है ईरान को, भले प्रिसाइज हमला हो लेकिन होगा जरूर। अंशुमन बिल्कुल, ये आपने पिछली चर्चा में भी मुझे याद है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था और मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि अमेरिका के पास 2 कैटेगरीज ऑफ ऑप्शन है, या तो हमला करे या तो हमला नहीं करे। करे तो कैसा करे, प्रिसाइज करे या ऑल आउट करे। ऑल आउट पे नहीं जाएगा क्योंकि तब शिया सुन्नी भूल के इस्लामिक दुनिया के जितने भी देश हैं वो ईरान के साथ आके खड़े हो जाएंगे, तब अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकता है, जैसे कि उसने जून 2025 में की थी। और दूसरा ऑप्शन है हमला ना करे। हमला ना करे तो फिर क्या करे, क्या रिजीम चेंज करने का इंतजार करे? पर अब हमको कल जवाब मिल गया, कैसे रिजीम चेंज करने का इंतजार करे। खामेनेई ने किस तरह के अग्रेसिव स्टेटमेंट्स यूएस के अगेंस्ट और ट्रंप के अगेंस्ट कल दिए। और पहले ओमान में ये टॉक्स फेल हुई और होनी थी, मैंने आपको पिछली चर्चा में इसके भी कारण समझाए थे कि अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मैटर्स, अमेरिका जो है वो ईरान को उसके प्रॉक्सी से जुड़े हुए पॉइंट्स पर जाकर के प्रयास करता है कि कंटेन करे और पूरे पश्चिम एशिया में कंटेन करने का प्रयास कर रहा है, जो कि ईरान नहीं करेगा, विशेषकर जिस तरह का रिजीम इस वक्त ईरान में है। तो ईरान फिर यही आके अड़ जाता है कि जब आपको न्यूक्लियर डील करनी है तो आप न्यूक्लियर मैटर्स पे बात कीजिए, आप उसके आगे पॉलिटिकल मैटर्स पे या मेरे इंटरनल रिजीम से रिलेटेड मैटर्स पे क्यों जाते हैं। यही बात देखिए खामेनेई के और दूसरे जो अधिकारी है ईरान के, उनके हवाले से हमको कल सुनने को मिली। अब जिनेवा में भी वो टॉक्स हमने देखा, वो विफल ही होनी थी, वो विफल ही हुई, उस दिन भी मैंने कहा था। और अब ईरान ने जो ये मिसाइल्स लॉन्च
किए इन द नेम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके साथ साथ पैरेलली या उसके जवाब में हम कहें कि यूएस ने जो अपना टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया है पूरे पश्चिम एशिया में, उसके आसपास की जो ईरान के आसपास के जो देश है जहां पर यूएस की बेसिस है, 19 बेसिस है पूरे पश्चिम एशिया में, 8 इस प्रकार की बेसिस है जो बहुत ही घातक है, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र और मैन ऑन बूट से सुसज्जित है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति जो है और खराब होगी और कॉन्फ्लिक्ट कभी भी एक प्रिसाइज स्ट्राइक कभी भी हम देख सकते हैं। हमें ठीक ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स क्या बातें कर रहे हैं, सीनेट में क्या चल रहा है, पेंटागन में क्या प्लानिंग चल रही है, ये तो आप बहुत करीब से देख रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, ये सवाल जो मैंने अंशु मैम से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इज अमेरिका बाइंग टाइम इनफ फॉर द वॉर प्रेप? रवि सर, देखो, दुश्मनी बराबर वालों में होती है। ईरान अभी दुश्मनी करना चाहता है तो भी क्या करेगा। देखो, जून 2025 में सबसे डर क्या था कि ईरान अगर खतरे में आ गया तो ब्रह्मास्त्र फेंक देगा, राइट। तो उसका ब्रह्मास्त्र ही उठा दिया ना। तो ईरान तैयारी कर रहा था T20 की। जून 2025 में जाके हमने वहां से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूरज कुमार यादव सबको उठा लिया। अब ईरान के पास बचे हैं बाबर आजम और स्टीव स्मिथ। खेलना चाहते हैं T20 तो खेलो, इसमें लड़ाई क्या होगी। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जंग होता है तो सबसे फायदा किसका होगा? इजराइल का, क्योंकि इजराइल को सबसे डर है ईरान से। तो अभी अब तक बातें उठ रही थी कि अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि इजराइल सही है, या उन राजनैतिकों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है, इसलिए वो मजबूरन इजराइल का सहारा दे रहे हैं। लेकिन अभी तो एप्स्टीन फाइल का सब खुले खुले में आ गया है, तो अभी एप्स्टीन फाइल के पीछे तो कोई छुप नहीं सकता। और तीसरा क्या होता है ना, अभी आपने देखा मेलबर्न में हुआ, टोक्यो में हुआ, लंदन में हुआ, म्यूनिक में हुआ। जो ईरान के पहलवी थे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि विश्व चाहता है कि कोई कुछ करे। मतलब हमारे ओबामा बहुत सयाने प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनका ये चाह वो बड़े बड़े चिकनी चुप्पी बातें करते थे। मैं और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। लेकिन अगर एक 18 साल की लड़की है जिसकी जान जाती है क्योंकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, तो अभी कभी ना कभी तो जैसा 1980 में रेगन साहब इलेक्शन जीत गए थे, और 1981 में जब उन्होंने हाथ उठा के शपथ ले रहे थे, 10 मिनट में ईरान ने छोड़ दिया था अमेरिकन हॉस्टेजेस को। कभी कभी डर भी लगना चाहिए ना थोड़ा। मतलब अगर डर नहीं है तो मतलब उनको लगा था कि रेगन पता है गुस्सा हो गए तो क्या कर बैठेंगे। तो ऐसा है, जमाना अहले खिरत से तो हो चुका मायूस, शायद ही कोई दीवाना काम कर बैठे। ऐसा थोड़ा दीवानापन भी चाहिए ना, लोगों को डर भी लगना चाहिए कि अमेरिका अभी क्या कर बैठे। राइट सर। और अभी आखिरी क्विकली बोलता हूँ कि आप जो वो होर्मुज की बात कर रहे थे कि ईरान शायद होर्मुज बंद कर देगा, 20% को कट कर देगा। राइट सर। देखो, जो लोग इतिहास को दोहराते हैं वो इतिहास को नजरअंदाज करते हैं, वो इतिहास दोहराने पर मजबूर होते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट्स की चौड़ाई जिब्राल्टर स्ट्रेट्स के 3 गुना ज़्यादा है, और जिब्राल्टर को कोई बंद नहीं कर पाया था, ना नेपोलियन ना हिटलर। तो ये ईरान का किस गली का तो ठीक है। और मतलब अमेरिका में ये बोल रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से युद्ध नहीं होगा। ये खामेनेई जो बोल रहा है ना, वो भी गब्बर है ना, उसको भी पावर में रहना है। अगर उधर जाके उस पर ही दादागिरी करके आए तो उसका राज कैसे चलेगा। तो उसे भी कुछ लेकिन अमेरिका रेजिम चेंज नहीं करना चाहता। ईरानियन जनता खुद रेजिम चेंज करे, अगर उन्हें कोई सहायता लगे तो कर देंगे। फेयर इनफ सर, प्लीज स्टे विथ मी। एम्बेसडर सिंघल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी अंशु मैम भी जो बातें कह रही हैं और रवि साहब भी वहाँ से बातें कर रहे हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी ये बातें बताई। आपने भी ये बात कही थी कि अमित वॉर फुल फ्लेश तो नहीं होने वाला है, लेकिन सर तैयारी जिस तरह की है वो सिर्फ प्रिसाइज अटैक की तैयारी तो नहीं है। इससे पहले भी ईरान पर जब अटैक हुआ था तो B2 बॉम्बर के जरिए, B2 बॉम्बर अगर एयर रिफ्यूल करी तो दुनिया में कहीं भी उड़ सकता है। 11,000 किलोमीटर की उसकी फ्लाइंग एरियल कैपेसिटी है। तो ये जो तैयारी सिर्फ प्रिसाइज अटैक की तो नहीं लग रही है सर,
चलिए प्रिसाइज अटैक होगा भी, देखिए इतनी घेरेबंदी, इतनी तैयारी, अरबों डॉलर रोज फूके जा रहे हैं, 3 वॉरशिप साउथ चाइना सी को आपने छोड़ दिया, जहां पर आप चाइना की निगरानी करते हैं, वो आपने पूरा बिल्कुल खाली कर दिया। आप वहां से अपने जेराल्ड को भेज रहे हैं, अब्राहम लिंकन को भेज दिया, डब्ल्यू बुश भी वहां पहुंच चुके हैं, तो 3 बड़े एक्स जो प्रेसिडेंट्स हैं वो समंदर में पहुंच चुके हैं ईरान के बाद। बड़ी बात यह है सर कि प्रिसाइज अटैक के लिए इतनी तैयारियां क्यों हो रही? B2 बॉम्बर इज मोर देन इनफ फॉर ईरान सर। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि B2 बॉम्बर से भी उनको कर सकते थे बिल्कुल कर वो सकते खाली, थे, और हाँ। इतना तामझाम लाने की जरूरत नहीं थी। आप नहीं बिल्कुल थी। सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसे अभी मैं इसमें मेरे विचार से इसमें 4-5 इशू हैं। राइट सर। एक तो ये है कि जैसे अभी हम रूस के बारे में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो बंद नहीं कर पाए। उसको बंद करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर अगर कोई अटैक हुआ तो इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएंगी कि यस वो जो शिपिंग कंपनी वहां से क्रूड ले जाना बंद कर देंगी अपने यस आप, क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। राइट सर। तो एक उसको मेरे ख्याल से उसकी घेराबंदी करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना जो है तैयारी वहां पे किया है। एक जो एंगल है उसका है जो मेरी समझ में आता है। राइट सर, एब्सोल्युटली दूसरा राइट। ये है कि ईरान जो है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जो है कोशिश कर रहा है कि भाई आपको, ये तो हम सबको मालूम है अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, ईरान का उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वह ईरान क्या दिखाने की कोशिश इसमें सब में कर रहा है कि भाई मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं आपको नुकसान करके जाऊंगा। ये हमें इसमें देखना, ध्यान रखना पड़ेगा इस बात में। क्या अमेरिका उसके एलाइज अपना इतना नुकसान करवाने के लिए तैयार होंगे क्या? नंबर 2। नंबर 3, प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी ये इच्छा नहीं है कि वो पूरी तरह से ऑल आउट करें, ऑल आउट अटैक करें, क्योंकि उन्होंने जो भी अभी तक पिछले 1 साल में हम जो इतिहास को देखें, उनका जो कार्रवाई उन्होंने की है, उन्होंने क्विक कार्रवाई की है कि गए, उन्होंने अटैक किया और वापस आ गए। वहां पर लंबे समय वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना जो मागा बेस है, चाहे इजराइल के सपोर्ट में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं या अपने सपोर्ट में भी कर रहे हो, उनका जो मागा बेस है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका लंबे समय के लिए कहीं भी मिलिट्रीली इन्वॉल्व हो। तो वो जो तैयारी है मेरे ख्याल से ये ज्यादा उनकी धमकाने के लिए है। ऑफ कोर्स जब इस तरह की तैयारी होती है तो कहीं भी मिसकैलकुलेशन हो गई दोनों साइड से, किसी से भी, या किसी थर्ड पार्टी ने कोई कुछ कर दिया, तो उसमें फिर उसका कोई पता नहीं लगता है, तो उसकी वो चिंगारी की आवश्यकता होती है इसमें। राइट सर। मेरा अपना जो इसमें असेसमेंट ये है, मेरा सर। अपना अब ये और भी है कि ईरान भी क्या है, अगर सारी शर्तें एक बार में मान जाएगा तो उनको रिजीम चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली। वो बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़नी पड़ेंगी, न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ने पड़ेंगे, जो ऑयल है वो भी उनको देना पड़ेगा, और जो रीजनल सपोर्ट है उनको, जो जिनको सपोर्ट करते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की डिमांड है वो सारी। वो क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पे बात करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर हम जो है हम इंस्पेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक डील कर लेंगे, इकोनॉमिक के लिए तैयार हैं हम, आपको साथ में ऑयल और जो है रिसोर्सेज के बारे में बात कर लें। तो धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि कहां तक उनको मामला चलेगा, क्योंकि वो सारी शर्तें अगर मान गए तो खुमैनी का जो तख्ता आरामी से पलट जाएगा। अमेरिका या किसी को कई करने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे अपना इसमें असेसमेंट ये है कि खुमैनी जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कितना बचा सके अपने आप को, और उसके हिसाब से अमेरिका जो है पूरा उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल वो चाहता है। इजराइल की इच्छा ये है कि रेजिम ईरान जो एक तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि वो उनके लिए वो नासुर है और वो उनके लिए समस्या खड़ी करता है, क्योंकि ईरान ने कसम खा रखी है कि उनको जो है इजराइल को अधिकार नहीं है रहने का। इजराइल की भी यह है कि ईरान को अधिकार नहीं है। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है दोनों के लिए। तो ये इजराइल, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री गए थे तब नेतन्याहू ने बहुत प्रेशर डाला उनके ऊपर, क्योंकि वो न्यूक्लियर की बात कर रहे थे। अगर आपको याद हो, 1 हफ्ते पहले खाली न्यूक्लियर के बारे में बात हो रहे थे, और यूएसए ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि हाँ न्यूक्लियर के बारे में हम बात करें। लेकिन जब विजिट हुई उनके नेतन्याहू की, उसके बाद में शर्तें और बढ़ती चली गई उनकी तरफ से, क्योंकि वहां उनका बहुत प्रेशर था, क्योंकि इजराइल को यह सूट नहीं करता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर उनकी रह गई ईरान की तो उनके लिए वो कभी भी खतरा बन सकते हैं। दूसरा, वो जो सपोर्ट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर को, वो उनके लिए वो उससे भी खतरा बराबर है। तो इजराइल चाहता है कि जो पूरी उनकी जो 4-5 डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं तो खैर उन्हीं को मालूम होगा कि उनकी क्या इच्छा है, बट उनका जो मेरे ख्याल से वो तो हैप्पी रहेंगे अपने विचार से, मेरे विचार से, कि अगर वो न्यूक्लियर डील हो जाए उनकी शर्तों पे, और
वहां ऑयल में हिस्सा अमेरिका को मिल जाए, ही विल बी वेरी हैप्पी मेरे। हाँ, क्योंकि सारा खेल तो सर क्रूड का ये प्रेशर पॉलिटिक्स और ये सब कुछ तेल के लिए। अंशु मैं आपके पास आऊँगा, थोड़ा समझाइएगा ये क्रूड पॉलिटिक्स भी। मेहता साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अभी नेवी को लेकर जो प्रेप चल रही है, क्योंकि ईरान भी अपनी नेवी को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, उनके पास छोटी छोटी सबमरीन्स हैं जो छिछले पानी में कोस्टल इलाकों में बहुत एक्टिव होती हैं। वॉरशिप बहुत किनारे जाकर सर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पानी कम होता है तो वो कीचड़ में फंस जाते हैं। वहाँ पे जो कोस्टल एरिया, वहाँ पे वॉरशिप के फंसने की बहुत आशंका रहती है। नेवी की तैयारियां वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। अभी खामने ने एक धमकी दी है कि ठीक है, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है, लेकिन उसमें जब छेद हो जाएगा तो पानी अगर अंदर जाएगा तो वो डूबेगा ही। और वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली, आपके वॉरशिप को हम डुबाने का मादा रखते हैं, हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। ये बात वो कह रहे हैं सर। आज फ्रेश उनका बयान आया खामने का सुबह। मैं आपके थोड़ा 1 मिनट में और बोल लेना चाहूंगा कि अभी कहा गया कि B2 बॉम्बर काफी था। B2 बॉम्बर काफी नहीं है। B2 बॉम्बर स्पेसिफिक अटैक करता है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए और उसकी ताकत दिखा दी है, तो अभी US एयरफोर्स के बेस है कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सब जगह इराक, हाँ, हाँ। सब जगह है। अगर सिर्फ B2 बॉम्बर यूज करते हैं, वो ईरान उसको अटैक करेगा और उनको डैमेज कर सकता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी कर सकता है, जैसे उसने कहा। इसलिए खाली B2 बॉम्बर काफी नहीं था, इसलिए अमेरिका ने टाइम लिया है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 2 दिन और वेट करेगा अमेरिका। 20 फरवरी के बाद, यू टेक इट फ्रॉम मी, 20 फरवरी के बाद अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसका थर्ड जो कैरियर आ रहा है वो 20 फरवरी को पहुंच रहा है। उसके बाद वो कभी भी अटैक हो सकता है 20 को ही रात को हो जाए। और ये अब मोबिलाइजेशन नहीं है, धमकी नहीं है, अब वो पूरी तैयारी है, अब फुल फ्लैश तैयारी है, अब ये हो गई, अब करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, लोकल लोग या खुमैनी अपने आप इस्तीफा नहीं देगा, अपने आप हटेगा नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। लोकल लोग ईरान वाले उसको हटाने वाला नहीं है, 47 साल से वो लगा हुआ है, वो नहीं हटाना, उसको हटाना अमेरिका को ही पड़ेगा और हटाया जाएगा। और बाकी रही बात नेवी की, देखो नेवी मे नॉट टेक पार्टिसिपेट, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन नेवी इज बैकअप। अगर ईरान ने कुछ करने की कोशिश करी, एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए नेवी खड़ी हुई है। तो अभी अमेरिका ने अपने सारे एयर डिफेंस, एंटी एयर डिफेंस को उसको भेजने के लिए ईरान के लिए पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए पूरी तैयारी करके आ रहा है। अब उसके पास हवा में एयर डिफेंस को मॉनिटर करने के लिए एक एक मिसाइल का क्या क्या तैयारी चल रही है। ईरान के जो अमेरिका के वो अवैध खड़े हुए हैं, जो देखेंगे कि क्या हो रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेगा, लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी, तुरंत उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने पूरे एसेट ले लिए हैं, एंटी एयर डिफेंस वाले और अटैक करने वाले। इसलिए B2 बॉम्बर काफी नहीं था, इसीलिए पूरी तैयारी कर लिया। और अब ये मोबिलाइजेशन नहीं है, अब तैयारी है। अब 20 फरवरी के बाद, यू टेक इट फ्रॉम मी, आप मेरे को 20 फरवरी के बाद पूछ लेना। साहब अब मुझे मेरा तर्क ये है कि अभी तक ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका में गिरे। 11,000 किलोमीटर की उनकी एरियल डिस्टेंस है, तो अमेरिका तो बिल्कुल सेफ है। मुझे लगता है ये तैयारियां इजराइल के लिए हुई हैं, क्योंकि इजराइल का एरियल डिस्टेंस सिर्फ 2,000 किलोमीटर का, 7 से 8 मिनट में एक ICBM सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वहां जाके धम से गिरेगी और उड़ा देगी। तो मुझे लगता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए भी ये पूरी तैयारियां थी कि इन केस ऑफ अमेरिका अगर हमला करता है, इजराइल हमला करता है, तो सबसे नजदीकी टारगेट उनके फौजी अड्डे तो होंगे जो आप बता रहे, कुवैत, जॉर्डन, लेबनान, UAE और वहां पर हैं, उनसे भी बचाने के लिए। दूसरा कि सबसे मुझे लगता है इजराइल की सुरक्षा के लिए ये तैयारियां ज्यादा है कि उनको पता है कि अगर एक उनका न्यूक्लियर साइट पर एक चिंगारी हुई तो सबसे पहले ईरान इजराइल को मारेगा, सबसे पहले मारेगा। तो मुझे लगता है अपने भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए भी मुकम्मल तैयारी हुई है पूरी सर, सिर्फ अपने फौजी अड्डों के लिए नहीं है तैयारी। इजराइल उसका पहला टारगेट होगा, उसके साथ में बाकी जो एयर बेस है एयरफोर्स US के, वो भी होगा, क्योंकि बाकी सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने US को अपना देश को यूज करने दिया, इसीलिए इस भरोसे के तो उनको सेफ रखा जाएगा। तो अमेरिका का दायित्व बनता है कि उनको सेफ किया जाए, इसीलिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की तैयारी की जाएगी, वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की तैयारी कर ली है, वो तैयारी कर ली है, अब वो अटैक करने की पूरी तैयारी में है। डॉक्टर गोडसे, I'll come to you। अभी जिस तरह की वॉर प्रेप चल रही है, आपके हिसाब से अमेरिका अमेरिका बहुत बुलिश रहता है बहुत सारी चीज़ों पे, क्रूड के लेके बहुत बुलिश है, डी-डॉलराइजेशन पर ट्रंप बहुत बुलिश है। मिडिल ईस्ट को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश में अमेरिका आज से नहीं कर रहा है, पिछले 50 सालों का इतिहास आप देखें तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है। अभी जिस तरह की तनातनी डॉक्टर गोडसे आप देख रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि 10-15 दिन में, हफ्ते भर के अंदर कुछ ना कुछ रिटेलिएशन अमेरिका का देखने को मिलेगा ईरान पर, आपको लगता है? या फिर अभी भी बातचीत, थर्ड राउंड ऑफ टॉक इज गोना बी हैपन इन जिनेवा और समवेयर एल्स? सर नहीं, कुछ नहीं होगा। ईरान कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट करेगा, लेकिन लड़ाई नहीं करेगा। मैं अमेरिका को गब्बर तो नहीं कह रहा, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया है सांबा उठाओ निशाना। बसंती के पास अभी 2 ही चॉइस है,
एक तो नास्तिर है या वीरू को खो बैठे, वो क्या कर सकते हैं। हाँ। अभी जो वेनेजुएला में हुआ ना, हाँ। वो सिर्फ ट्रेलर था, राइट पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी वेनेजुएला में कहते हैं कि चाइना के सब इक्विपमेंट है, जिसको डिफेंस इक्विपमेंट कहते हैं, डिफेंस सॉफ्टवेयर कहता था, कि समय आया था कि चाइना को भी कोई उनके औकात दिखा दे कि फर्स्ट वर्ल्ड पावर के साथ उनके जो ये सब चलते हैं वो चाइना में बनी चीजें नहीं चलती उधर। Right. तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, ये एक बात है, ठीक है? जैसा वेनेजुएला में किया था। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि मेरे काफी करीबी दोस्त है अमेरिकन, एक की तो 2 बेटे अभी वो नौका पे मौजूद है, ऑफ कोर्स उसका नाम तो नहीं ले सकता। Right, उसके साथ उन्होंने बात की कल, सब मस्त चल रहा है, मतलब वो लोग भी आराम से है। ईरान बड़े बड़ी बातें करेगा क्योंकि उनको पावर में रहना है, और बाद में क्योंकि उनके पास पावर, मतलब उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं वो। इसलिए ना मुझे लगता है कि थोड़ा मीडिया के भी उत्तरदायित्व बनता है कि इसका टेम्परेचर जैसा हम लोग को कम करने की कोशिश कर रहे थे। 1898 में अमेरिका और स्पेन का युद्ध होने वाला था, राइट। और सबसे जो मीडिया मोगल थे विलियम रैंडोल्फ फर्स्ट, उन्होंने उधर एक फोटोग्राफर को भेजा था पिक्चर लेने के लिए। तो Right. फोटोग्राफर बोला कि यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। उसने बोला अरे मुंगेरी, तू तस्वीर भेज, मैं युद्ध भेजता हूँ। तो उधर 1898 में तो मीडिया को भी ये थोड़ा। और मुझे एक बात कहना चाहूँगा, ईरानी मेरे काफ़ी दोस्त है ईरान के, उन्हें समझ में नहीं आता, उनके माता पिता भी ईरान में फंसे हुए हैं, क्यों ना भाईचारा हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत ये कर सकता है, क्योंकि भारत को, इजराइल को भी भारत के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को भी नहीं है, अमेरिका को भी नहीं है। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो ये अभी भारत विश्व स्टेज पे आ सकता है, तो ये भारत के लिए अच्छा मौका है, मैं कहूँगा। ठीक है, एम्बेसडर सिंघल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारे विवेचनाएं आ रही हैं वॉर को लेकर। डॉक्टर गोडसे हैज़ अ डिफरेंट व्यू, अंशु मैम एक अलग व्यू बता रही हैं, और मेरे डिफेंस एक्सपर्ट जो है मेहता साहब, ही इज ऑल्सो परसुइंग हिज ओन व्यू। अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूं आपको, तो क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करीब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से सर बहुत सारी सप्लाई क्रूड को होती है। 3 जो क्रूड टैंकर अब इंडिया पहुँचे हैं, आपको भी पता है वो कहाँ जा रहे थे। वो मिडिल ईस्ट से होते हुए, पैसिफिक ओशन से, अरेबियन सी से होते हुए, मलक्का स्टेट होते हुए साउथ चाइना सी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए, वो मुंबई पहुँच गए। तो क्रूड एक बहुत क्रूशियल डिलीवरी आइटम है पूरी दुनिया के लिए। उसे क्योंकि जैसे बताया कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, सर ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अमेरिका और यूरोप की हैं। अरबों डॉलर का इंश्योरेंस होता है सर। अगर एक बार सप्लाई रुक गई या कोई तेल टैंकर डूबता है या मार दिया जाता है जंग में, तो इन दिवालिया हो जाएंगी सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो अमेरिका यूरोप में बैठी हुई हैं। तो उनको भी बचाना है। एक बड़ा मसला शायद ये भी है कि ट्रंप बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बिल्कुल, जो मैंने शुरू में कहा कि जब मैं अपनी बात कर रहा था तभी उसमें मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वहां पे अगर टेंशन क्रिएट हो गई या या ये संभावना बढ़ती चली गई, तो वैसे ही ऑलरेडी वहां पे इंश्योरेंस रेट अगर आप देखें, चेक करें, तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अगर कोई हमला हुआ किसी भी तरह का, तो इंश्योरेंस कॉस्ट वहां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि भाई हमें 20% हमारा ऑयल, ग्लोबल ऑयल वहां से गुजरता है। और ईरान भी जानता है इस बात को, यूएसए भी जानता है इस बात को, जो वहां पे देश और दूसरे खाड़ी के देश हैं वो भी सब लोग इस बात को जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, कितना भी वो हम कोशिश कर लें उसके लिए। तो कोशिश अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका चाहेगा, या खाड़ी के देश दूसरे हैं वो भी ये चाहते हैं कि स्टेबलाइज रहे प्राइसेस, सब मतलब ग्लोबली सब चाहेंगे इस बात को। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी तरफ सबकी निगाहें जमी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स जो तैयारियां हो रही हैं, यस, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, और यूएसए भी जो है पूरी तरफ से वो दिखाने की, ईरान भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो है बहुत ताकतवर हूं। लेकिन वो उसकी, देखिए, जब वो कमजोर है तो कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि नहीं तो उसको दबा दिया जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई भी उस ईरान की सिचुएशन में होगा, वो ये बात को करने की कोशिश करेगा ईरान का। लेकिन मेरा अपना अभी भी मत यह है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि लड़ाई को टाला जाए, और कम से कम उसको जो देना पड़े उस पर शर्तों पे बात बन जाए। ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी ये चाहेंगे कि भाई लड़ाई करने की आवश्यकता ना पड़े, इतना खर्चा करने के बावजूद भी, क्योंकि ये कॉस्ट कम है
जो अल्टीमेटली कॉस्ट ज्यादा आएगी उनके लिए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, वो उसको बड़े इकोनॉमिकल बिजनेस की इस तरह से इसको डील कर रहे हैं, हम इसको दूसरे एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन की तरह इसको डील कर रहे हैं। तो वो फायदा नुकसान वो सारा देख रहे हैं कि कहां पे अमेरिका का फायदा है और कहां नुकसान है, तो उसी हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर उनके हिसाब से लगेगा उन्हें कि एक मेरे को अटैक करके मुझे फायदा हो जाएगा, तो वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन उनकी सारी इकोनॉमिक रहेगी, ठीक है अंशु तो ये मैम, हमें याद रखना। ठीक है सर, फेयर एनफ सर, पॉइंट टेकन। अंशु मैम मुझे ये बताइए, ये जो डील वाला चारा फेंका है ईरान ने अमेरिका की तरफ कि लेट्स क्रूड मिनरल्स और आपके 2-4 फाइटर जेट हम खरीद ही लेंगे, इतना पैसा तो हमारे पास है, क्या ये डील वाला जो चारा फेंका है ईरान, ये बचा लेगा इसको क्या अमेरिका की सख्ती से? बहुत स्ट्रेट आपने प्रश्न पूछा और मैं स्ट्रेट ही आंसर दूंगी, बिल्कुल नहीं। और हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें बहुत सारे कूटनीतिक, बहुत सारे सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। राइट मैम। और हम चर्चा कर रहे थे क्रूड ऑयल की पॉलिटिक्स पर, तो अमित जी मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ साझा करना चाहती हूँ जी मैम। जिससे कि आपके प्रश्न का उत्तर भी निकलते हुए दिखेगा। यदि हम पश्चिम एशिया की ओर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल सप्लायर रीजन है ये। 35% ऑयल और 17% गैस यहाँ से पूरी दुनिया को जाती है, और 40 से 50% के जो पूरे विश्व के ऑयल रिजर्व्स हैं वो अभी भी पश्चिम एशिया में है। सऊदी, यूएई, इराक, कुवैत के साथ साथ हम ईरान को भी ऐसे देशों में गिनते हैं जो इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को रखते हैं और पूरी दुनिया को भेजते हैं। ईरान का आंकड़े हमने देखे भी 20 लाख बैरल हर दिन निर्यात करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके यहाँ तेल आ रहा है। तो क्रूड ऑयल की पॉलिटिक्स को समझे, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में ये राजनीति चलती है, जिसमें फिर ये आर्थिक लीवर की तरह, सामरिक लीवर की तरह और कई बार वेपन की तरह भी काम करता है। तो अमेरिका जैसे जो देश है उन्होंने इसको वेपन की तरह यूज करते हुए अपने देश के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी, हमने देखा कैसे ईरान पर क्यों सैंक्शंस लगाता है अमेरिका। ऑयल रिजर्व्स पर भी नजर है, यहाँ की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर भी नजर है, और फिर इजराइल के हवाले से भी नजर है। तो अमित जी यहाँ पर फिर कूटनीतिक भी कारण इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसीलिए जो हम ओवरऑल इस पूरे संघर्ष को देख रहे हैं, इसको हम एक एंगल से नहीं देख सकते। इसका जो ऑप्टिक्स है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। तो ईरान की तरफ से कल तो आई एक खबर की भाई हम कुछ पॉइंट्स पे तो अग्री हो गए हैं, और अब अमेरिका ने भी 2 हफ्तों का समय दिया है। तो जो आपने बिंदु रखा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इज बाइंग टाइम एंड सो इज डूइंग ईरान। तो अभी दोनों अपना अपना ना मैं कहूंगी कि वाटर टेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए अपार्ट फ्रॉम एरियल प्रेजेंस अमेरिका जो है वो मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ाए हुए है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ वो एरियल के अलावा मैरीटाइम ज्यादा करके होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हम सबमरीन्स और जो टॉर्पीडो की अपनी प्रेजेंस ईरान ने अचानक से बढ़ाई है वो हम उसको देख पा रहे हैं। तो यही कारण है कि इसमें आप मिलिट्रल एंगल्स भी जोड़ लीजिए, और एक इंटरनल अमेरिका की पॉलिटिक्स का भी एंगल जोड़ना चाहती हूँ। अमेरिका में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, और ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, और इसीलिए वे चाहते हैं कि ये ईरान वाला एंगल और एक ऐड करके, और कहीं ना कहीं अपनी जो एक लोकप्रियता है, अपनी जो स्थिति है और इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो ईरान पर वापस आती हूँ। एक जो ये डील का चारा फेंका है वो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इतने बेवकूफ हैं कि वो समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन पूरा जो एक ईरान का एंगल है वो उनके लिए, उनकी राष्ट्रीय राजनीति के लिए और पश्चिम एशिया के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है कुमुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वॉर प्रेप की बात हो गई, B2 बॉम्बर्स इज नॉट मोर देन इनफ फॉर द थिंग, लेकिन 7-8 जो न्यूक्लियर साइट्स है, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले आरक्षी साहब का बयान आया कि हम अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे, हम आपसे बातचीत को तैयार हैं, हम ICBM का प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, हमारा जो रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम कतई कमी नहीं करने वाले हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, हम इनरिच जो यूरेनियम की क्वांटिटी क्वालिटी है इसको 60% तक इनरिचमेंट घटा सकते हैं, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। अब अमेरिका अगर चाहता है सिर्फ इतना कि परमाणु जो काम उनके कार्यक्रम है उस पर बैन लगे, लेकिन फिर इजराइल का हित नहीं सध रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगर रजामंदी होती है तो सर, लेकिन इजराइल का हित तो सध नहीं रहा है। ICBMs बन रहे हैं, फतेह बन रही है, खुर्रमशहर 4 आ गया है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। तो इजराइल का क्या होगा फिर? अमेरिका तो डीलर है, कारोबारी है,
सर खाली इजराइल का ही नहीं काम बन रहा, उस हित नहीं समझ रहा, पूरे मिडिल ईस्ट वाले जो हैं वो भी तो, बाकी कंट्री तो डरे हुए हैं ना, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो छोटे हैं, जिनकी इतनी हैसियत नहीं है, वो उनका भी हित नहीं है ना। किसी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनने में किसी का हित नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल काम है कि 60% के बना के छोड़ दे, उसके आगे ना बने। 60% से आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे अभी सुशील सिंघल साहब ने कहा, वो एक बिजनेसमैन है, बिल्कुल सही कहा, उसने बिजनेसमैन है। 1/3 ऑफ यूएस नेवी इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है, और मेरीन कमांडोज डिप्लॉयड है, डेल्टा फोर्स पीछे से लगी हुई है। राइट सर। तो यूएस इज इंकरिंग thousands of dollars every day, lakhs of dollars, million of dollars every day. So अब इतना खर्चा करने के बाद अगर वो इसका निर्णय नहीं लेगा तो बड़ा खराब बिजनेसमैन होगा। तो यू मार्क माई वर्ड्स, 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। 30 फरवरी के बाद कभी भी कुछ हो सकता है। आप 22 फरवरी को दोबारा करिए, तब तक कुछ ना कुछ हला हो चुका होगा। ठीक है सर, आई बाय योर पॉइंट सर। फैक्ट तो आप कह रहे हैं डॉक्टर गोडसे, जैसा आप भी कह रहे हैं कि अमेरिका कच्ची गोलियां इसने खेली नहीं, इतना सारा खर्चा करके। और एक सर, एक इमेज की बात है, एक सम्मान की बात भी है कि आप मिडिल ईस्ट में आपने इतना बड़ा जमावड़ा किया, इतनी सारी वॉर प्रेप आपने की है। अगर आप सख्ती नहीं करते, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीद लिया है, ये खबर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है। $10 बिलियन पाकिस्तान ने लिए हैं और सऊदी अरब को अपनी न्यूक्लियर बमों की सप्लाई की बात आ रही है। तो अगर ईरान के पास है, सऊदी अरब के पास, ये बात इजराइल अमेरिका जानते हैं, तो बाकी के जो खाड़ी मुल्क हैं, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेहता साहब कह रहे हैं कि फिर सबको चाहिए होगा ना, ये तो एक तरह का हाथी है जो हर कोई पालना चाहता है, खिला पाओ या ना खिला पाओ। परमाणु हथियार तो फैशन है सर। अब अगर ईरान रख सकता है तो क्या सऊदी के पास पैसा कम है? क्या कतर के पास पैसा नहीं है? क्या जॉर्डन के पास पैसा नहीं है? क्या लेबनान और सीरिया के पास पैसा नहीं है? सबके पास पैसा है सर। तो सब चाहेंगे कि हम सबके पास न्यूक्लियर वेपन हो। और खाड़ी देशों में अगर सर ये रेस शुरू हो गई तो ये सच में वर्ल्ड वॉर करा देगी। अगर पाकिस्तान बेचना चाहता है तो पाकिस्तान ने बेचने की कोशिश की तो अमेरिका वहां से उठा लेगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बेचने नहीं देंगे, सीधी बात है, बेचने नहीं देंगे। दूसरा बात ये है कि ये जो आप कह रहे थे, कोई पूरी तरह से सोचता नहीं है। ये सब ग्रीनलैंड का चल रहा था ना कि अमेरिका क्या कर रहा है ग्रीनलैंड के पीछे, वैसी सब बातें अलास्का के बारे में हुई थी 1867 में, जब अमेरिका ने अलास्का खरीदा था। अभी अमेरिका कुछ ही हफ्तों पहले ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उससे बाहर निकल आया है। अगर वो एग्रीमेंट से बाहर निकल आया, वो जो अनवर है, आर्टिक वाइड नेशनल रिजर्व, वहाँ पे विश्व का 80% क्रूड है। अगर अमेरिका ने वहाँ से क्रूड निकाला, ये जो बाकी के तेल बनाने वाले देश है सिर्फ पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए लड़कों को भेज सकते हैं, बाकी फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो अगर अमेरिका क्रूड निकालना चाहता है, और क्रूड शब्द का मुझे हिंदी में परिभाषा पता नहीं थी, मुझे गूगल मारना पड़ा, उसे कहते अपरिष्कृत। तो अपरिष्कृत मुद्दों के साथ लड़ने के लिए कोई अपरिष्कृत क्रूड लीडर ही चाहिए, जैसा कि ट्रंप हो। थोड़े असभ्य भाषा में बात करती है, लेकिन ऐसी बात करती है जो उनके समझ में आ जाए। और वो यूरोप उनके साथ में नहीं, एक कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे ख्याल से ईरान को भी पता है। और सबसे ज्यादा फायदा किस देश का है ईरान में न्यूक्लियर न वेपन होने से? ईरान का। ईरान ये खुद जानता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो नहीं टिकेंगे। ठीक है अंशु मैम, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, मैं डिप्लोमेट मेरे साथ हैं, सिंघल साहब के पास भी जाऊंगा। आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि क्रूड का डिस्कशन हमने कर लिया, हमने सप्लाई चेन की बात कर ली, हमने इंश्योरेंस कंपनियों की बात कर ली, हमने अमेरिका और ईरान के जो तल्ख रिश्ते हैं उसकी बात कर ली। इजराइल का हित सधता नहीं दिख रहा है मैम, तो क्या आपको लगता है कि इजराइल क्या अमेरिका से इतर जाकर कोई एक्शन लेगा ईरान के खिलाफ, और फिर मजबूरी में अमेरिका को भी उतरना पड़ेगा? ऐसा लग रहा है आपको, ये सिचुएशन दिख रही है आपको आने वाले वक्त में? इजराइल मुझे इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन में लग रहा है। और पिछले कुछ समय के यदि हम इजराइल से आते हुए स्टेटमेंट्स को देखें तो थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से हम डाइवर्जन भी देखते हैं। नेतन्याहू ने मेरे ख्याल 10 या 15 दिन पहले, 2 हफ्तों पहले ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हम अमेरिका के साथ जिस तरह की हमारी पर डिपेंडेंसी है या अमेरिका के साथ जिस तरह की डिपेंडेंसी है उससे अब हम एक डिस्टर्ब करते हुए भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ हम अलग अलग क्षेत्रों में जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इस वक्त इजराइल जिस सिचुएशन में पश्चिम एशिया में है अमित, वहां एटलीस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटीज की दृष्टि से अभी उसका सबसे बड़ा अलाय अमेरिका है। और अभी जिस तरह का जमावड़ा और जिस तरह की बेसिस हम ईरान के आसपास अमेरिका की देख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण इजराइल है। जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट डिस्कस भी कर रहे थे कि इजराइल
कहीं भी किसी प्रकार से हर्ट ना हो या उस पर किसी तरह का डायरेक्ट अटैक ना हो, और होता है तो फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अमेरिका वहां खड़ा रहे। ये भी कारण है कि इस तरह का इतना बड़ा बिल्डअप हम देख रहे हैं। पर मैं आपको ये भी बिंदु बता देना चाहती हूँ कि ईरान डायरेक्टली कभी भी इजराइल पर हमला नहीं करेगा। उसने आज तक हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए उसने हिजबुल्लाह, हुतीज एंड हिजबुल्लाह को एक्टिव हमास। किया, दूसरे जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको एक्टिवेट किया, फंड किया, लेकिन ईरान के साथ हमने डायरेक्टली इंगेज होते हुए नहीं देखा है। और वो उसके पीछे ईरान का भी अपना एक कारण है। वहां फिर वो शिया होने का भी एक एंगल आ जाता है, हम इसे भी समझें, क्योंकि वहां फिर यदि हम यूएई के हवाले से देखते हैं तो चीजें बदलती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा हाँ, वक्त नहीं बचा, सिर्फ 1 मिनट बचा पूरे है डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण जी। माफी चाहता हूं अंशु मैम, आपको रोक रहा हूं। अमेजर सिंघल, आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। अभी आने वाले वक्त में क्या इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में आप डेविएशन देख रहे हैं, क्योंकि जो तनाव बढ़ रहा है उसकी वजह से अब जो बफर स्टॉक रखने की कालाबाजारी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अब जितने भी लोग हैं उन्होंने अब क्रूड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसकी जमाखोरी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में आपको प्राइस हाइक की उम्मीद लग रही है या फिर ये सिर्फ एक यूफोरिया है, एक बबल है जो क्रिएट किया गया है? देखिए, बात है कि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल प्राइसेस हैं क्रूड की, वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये इस तरह की धमकीबाजी चलती रही और 2-4 इन्होंने, अगर अमेरिका ने एक आध बॉम्ब छोड़ दिया, उनके मिसाइल उनकी तरफ ईरान की तरफ चला दी, तो या इजराइल ने चला दी, इजराइल जो है, जैसा कि जून में उन्होंने किया था, वो अभी भी कर सकते हैं ऐसा। तो अमेरिका को, क्योंकि उनके हिसाब से राइट इंग्रेडिएंट अभी हैं, आगे हैं, जो ऑलरेडी यूएस ने अपनी पूरा जमावड़ा कर लिया है। अगर इजराइल ने कल को मिसाइल छोड़ दी कल उनके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो इजराइल को क्या, सॉरी, अमेरिका को क्या करना पड़ेगा? उनकी सेफ्टी के लिए आना पड़ेगा, अपने आप वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो एक वो संभावना वो भी है इसमें। इजराइल जो है इज अ ब्लैक शिप इन दिस गेम, कि अगर उनको लगा कि अमेरिका उनकी बात को नहीं मान रहा है तो नेतन्याहू कर सकते हैं पहले, जैसा कि ऑलरेडी जून में वो कर चुके हैं। ठीक है सर, तो अमेरिका को चाहते ना चाहते इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ग्लोबल क्रूड प्राइस की बात है, मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा और इसमें चला तो क्रूड प्राइसेस की फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। वेरी सॉरी सर, आई हैव लेफ्ट इट नो टाइम। थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्लोमेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। मेहता साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। डॉक्टर रवि गोडसे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम अमेरिका। देखिए, बड़ी बात यह भी है कि आने वाले वक्त में ये पैनल जो बता रहा है, पैनल जो समझा रहा है, वो तमाम चीज़ें हम आपको बता और समझा तो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आने वाले वक्त में ईरान अमेरिका अगर जंग में जाते हैं तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा, तनाव बढ़ेगा। वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक इसे समझिए। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। सुपर प्राइम टाइम इंडिया न्यूज़ पर लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।